अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 से टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि कोई पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी मोशन किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन से किस तरह से रिलेट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको ये शो करवाया है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक जो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है टू एंड फ्रो करेगा। इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दरअसल ये जो सर्कुलर मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से किस तरह से रिलेट करता है, इसी चीज़ को समझा रहा हूँ मैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझें, फिर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्ज किया आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और आप उसकी दूसरी साइड पे क्या करें, कोई टॉर्च रख दें। ये सपोज कोई टॉर्च है, लाइट है। जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे और आप इसकी मोशन को आपने ऑब्जर्व करने के लिए उसके सामने आपने कोई पेज रख देना है। अब जब टॉर्च को ऑन करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये रिवॉल्व करेगा, इस सर्कल में मूव करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन आपको इस पेज पे नजर आएगा कि कहाँ कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अब पहुंचा है। सपोज जब आप लाइट टॉर्च ऑन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा तो आपको क्या ये जो इसका प्रोजेक्शन मिलेगा इस पॉइंट में मिलेगा। फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो प्रोजेक्शन आपको इसका यहाँ पे मिलेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो आपको इसका प्रोजेक्शन इस जगह पे मिलेगा। जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुँच जाएगा तो आपको इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा। जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो फिर आपको ये जो प्रोजेक्शन है इसका ऊपर जाते हुए इस तरह से दिखाई देगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन इधर दोबारा पहुँच जाएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो फिर इस तरह से इस जगह पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दरअसल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको एक टू एंड फ्रो मोशन करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी चीज को हमने समझना है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये दरअसल किसकी एक एग्जांपल है, किस चीज की ये दलील है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लेकिन ये जो सर्कल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा। अगर हम इस चीज को उठा के ये सपोज ये देखें, जब यहाँ पे है तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आपको मिलेगी। अब ये यहाँ पे है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। हम क्या करते हैं, इसी चीज को उठा के इस सर्कल के डायमीटर पे इस तरह रख देते हैं। तो जब ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये जो प्रोजेक्शन है इसका वो इस डायमीटर के ऊपर टू एंड फ्रो करते हुए आपको दिखाई देगा। सेम यहाँ पे मैंने ये जो शो करवाया है, आप इसको देखें। ये है आपके पास क्या, एक सर्कल जिसमें कोई पार्टिकल पी, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल में मूव कर रहा है। पार्टिकल जब इस सर्कल में मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इसके डायमीटर के अक्रॉस क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। फर्ज के ये जो मैंने यहाँ से O से N दिखाया है, जब ये पार्टिकल एंगल थीटा, मेन पोजीशन से एंगल थीटा, मेन पोजीशन को सपोज मैं O1 का नाम दे देता हूँ।
मीन पोजीशन से जब P पे पहुंचेगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल थीटा बनाएगा मीन पोजीशन के साथ, और यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो इसका ON होगा, ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा ON। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन भी यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो प्रोजेक्शन इसका नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो प्रोजेक्शन इस मेन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लोअर एक्सट्रीम पे। सिमिलरली ये इस सर्कल में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको इसके डायामीटर के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम आपने यहाँ पे एक मास स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है। ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम आपने लिया हुआ है, इसको आप देखें, आप जब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मास इसके साथ अटैच है, इसको जब आप नीचे लेके जाएं लोअर एक्सट्रीम पे, इसके साथ आपने कोई पॉइंटर सपोज लगाया हुआ है, जब यहाँ से आप इसको छोड़ेंगे तो वो एक लाइन सी ड्रा करेगा इस तरह से। जब ऑब्जेक्ट मीन से आप सपोज इस पॉइंट तक उसको कंसीडर करेंगे तो इसकी मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो दरअसल सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन उसका क्या कर रहा है, डायमीटर के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। मतलब ये पार्टिकल जब सर्कल में मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तरह से टू एंड फ्रो करेगा। सिमिलरली ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये भी जब यहाँ पे मूव करेगा ABC, ये भी ABC के अक्रॉस इस तरह से क्या करेगा, ये भी टू एंड फ्रो मूव करेगा। ये दरअसल हमारा मकसद था आपको समझाना कि जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है, उसकी प्रोजेक्शन की टू एंड फ्रो मोशन किसी मास स्प्रिंग सिस्टम के सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होता है, उसकी तरह इंटर रिलेटेड है उससे। तो हम कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसके लिए जब हम क्या करें, उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब उसकी फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का उसके लिए वो टर्म्स मालूम कर रहे हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जब इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए वो टर्म्स हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं आपको एक साइन वेव इस तरह से मिलेगी अगर आपने कोई पॉइंटर लगाया हुआ है। तो ये जो आपको साइन वेव मिल रही है, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा मीन से, एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहाँ पे आपको ये वेव एक्सट्रीम पे मिलेगी। जब ये यहाँ पे मीन पे आएगा तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये जो वेव है वो यहाँ पे मिलेगी। फिर ये जब यहाँ पे आएगा पार्टिकल नीचे तो ये जो वेव है वो भी यहाँ पे मिलेगी। जब ये ऑब्जेक्ट दोबारा मीन पे आएगा, मतलब उसने एक कंप्लीट चक्कर कर लिया है, साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये जो एक कंप्लीट रोटेशन है उसकी, एक कंप्लीट साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन कहते हैं। अब इसको अगर आप देखें तो एक वाइब्रेशन में कितने डिग्री होते हैं, 360। ये आप देख सकते हैं कि एक साइकिल में 360 डिग्री होते हैं। वो किस तरह से है, 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, 0 से 2 पाई। अगर हम इसको ये इसका पार्ट देखें तो ये इसका होगा π/2। ये वाला जो हिस्सा है ये है π/2। इसमें और π/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। इसी पाई में ये मैंने यहाँ पे शो करवाए हुए हैं, इनिशियली 0 प्लस π/2 तो आपको मिलेगा π/2, ये मिलेगा आपको π/2। फिर आप इसी π/2 में एक π/2 और ऐड कर लें, π/2 प्लस π/2 ये आपको मिलेगा पाई। फिर आप क्या करें, इसी पाई में π/2 ऐड करें, 3π/2 मिलेगा। फिर आप 3π/2 प्लस π/2 करें
तो आपको 2 पाई मिलेगा। ये जो 2 पाई होता है ये दरअसल क्या होता है, ये 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम इसके लिए टाइम पीरियड की बात करें, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसी चीज को मैंने इसी वेव को यहाँ पे ड्रा किया है। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में टाइम जो लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। सपोज ये जो टाइम पीरियड है इसका हाफ होगा T/2, इसका क्वार्टर होगा T/4। इसी तरह अगर हम इसको मुकम्मल लिखना चाहें 0 से T/4, ये आपको मिलेगा 0 से T/4 क्वार्टर मिलेगा आपको उस वाइब्रेशन का, उस साइकिल का। फिर आप उसमें T/4 में एक T/4 और ऐड कर ले, एक क्वार्टर और ऐड कर ले तो आपको हाफ साइकिल मिलेगा। फिर उसमें आप T/4 और ऐड कर लें T/4 तो क्या हो जाएगा 3T/4 आपको मिलेगा। इसी 3T/4 में T/4 और ऐड कर ले तो ये आपको एक मुकम्मल टाइम पीरियड T मिलेगा। मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में आपको जो टाइम लगेगा वो होता है टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी समय में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कहना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए सपोज हमने वही सर्कल कंसीडर किया हुआ है कि एक सर्कल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो O1 से मूव करके P पे जा रहा है, O से N, ये इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इससे ऊपर वो नहीं जा सकेगा। उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी साइड, आइदर साइड, किसी भी साइड पे, मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक पॉसिबल है, इससे आगे पॉसिबल नहीं है, जिसको मैंने x0 का नाम दिया है। अगर आप यहां देखें ये जो x0 है, यहां से मेन पोजीशन से यहां तक ये x0 है, ये तो दरअसल था रेडियस। आपको पता है कोई भी सर्कल जो होता है उसका रेडियस किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी। जब ये x0 है तो आप इसको भी x0 कह सकते हैं। ये हो गया x0। अब ये जो मैंने ON लिखा है इसको मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वेक्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये वेक्टर इसको आपने यहाँ पे लगा दिया। ये आप यहाँ से अगर आप देखें, आपको यहाँ पे एक ट्राइएंगल नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपको इस तरह से एक ट्राइएंगल नजर आ रहा है OPO1, जिसको हमने नाम दिया हुआ है थीटा, ये 90 होता है इसमें। ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू x है, ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू है x0। अगर हम इसी ट्राइएंगल को कंसीडर करें, ये जो OPO1 है, ये वाला ट्राइएंगल जिसको मैंने बाहर भी यहाँ पे लिखा है, अगर इसको मैं कंसीडर करूं तो इसमें दो चीजें आपको गिवन है। एक तो हाइपोटेनस पे आपको वैल्यू गिवन है और परपेंडिकुलर पे भी। तो आप अपने जहन में कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला ले आए जो इन दो चीजों को फॉलो करे। अगर आप साइन थीटा लें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे जो गिवन है वो है x और हाइपोटेनस है x0। साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर x0 आ जाएगा आपके पास। और यहां से आपने x निकाला है क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट।
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हमने x का नाम दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है हम x ही फाइंड करेंगे। x जब फाइंड करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, और इसको मजीद आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा ओवर टी, थीटा अगर आप निकालना चाहें तो ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा x साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम स्टार्ट पे देखें, साइकिल के स्टार्ट पे, एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल, यहाँ पे स्टार्ट पे जो पार्टिकल पड़ा है ये अगर देखें तो यहाँ पे एंगल आपको क्या मिलेगा, जीरो एंगल मिलेगा, क्योंकि ये पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो एंगल क्या होगा, थीटा जीरो। थीटा जब जीरो होगा तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू x नॉट साइन, साइन जीरो जब पुट करेंगे, साइन जीरो होता है जीरो, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी एट मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, जब आपके पास एंगल जीरो है तो ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये है एट द स्टार्ट। अगर आप कंसीडर करें एट द क्वार्टर, आप इस सर्कल का एक क्वार्टर जब कवर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आप अगर देखें तो इन दोनों के दरमियान आपको एंगल थीटा जो नजर आ रहा है वो है 90। एट द क्वार्टर थीटा इज इक्वल टू 90, तो क्या होगा, जब आप साइन 90 पुट करेंगे तो 1 आएगा, x इज इक्वल टू x नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म आपके पास 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फिर क्या होगा, जब हाफ पे आएंगे एंगल क्या हो जाएगा, 180। जब एंगल 180 होगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे साइन 180 तो आपको जीरो मिलेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, हाफ जब कंप्लीट करेगा तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट, ये जो प्रोजेक्शन है इधर आ जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो वो 270 डिग्री कवर कर लेगा। जब 270 कवर करेगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं ना, जब साइन 270 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है तो आपको x नॉट मिलेगा 270 पे, x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब ये जो इसका प्रोजेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। फिर जब ये ऑब्जेक्ट एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कितना करेगा, ये 360 कवर कर लेगा। फिर आप वैल्यूज जब पुट करेंगे, x इज इक्वल टू x नॉट साइन 360, x इज इक्वल टू x नॉट साइन 360 होता है जीरो, तो आपको फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्यों, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगा, प्रोजेक्शन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस तरह से हमने डिफरेंट केसेस स्टडी किए हैं, एंगल जीरो पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 पे कितना है, 180 पे कितना है, 270 पे कितना है और 360 पे कितना है। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।